ये है दिल्ली दर्पण। पार्टी में प्रजातंत्र समाप्त हो चुका था, तानाशाही व्यवस्था थी। नेतृत्व परिवर्तन कोई पार्टी में टूट नहीं होता। इसका नाम आशीर्वाद यात्रा नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए श्रद्धांजलि सभा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। बिहार की राजनीति में घमासान मचा है। बंगले पर किसका कब्जा होगा, इसका फैसला तो चुनाव आयोग और के बाद ही होगा कि पार्टी का संविधान और चुनाव आयोग क्या कहता है। लेकिन इस सब के बीच माना जा रहा है कि परिवार में जो ये या पार्टी में जो सियासत में जो विरोध के जो शोर उठे, वो विधानसभा चुनावों को लेकर उठे, जिसमें पार्टी चिराग पासवान की जो नीतियाँ रही या जो निर्णय रहा, उससे बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो असहमत नज़र आए। इसी सब विषय पर बात करने के लिए पशुपति पारस कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगता है कि ये जो नाराज़गी का स्वर है या कार्यकर्ताओं का जो नाराज़गी है, विधानसभा चुनाव के दौरान ही जो निर्णय रहे पार्टी के, उसको लेकर के ज़्यादा है। देखिए, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और हम लोग एनडीए गठबंधन में के तहत चुनाव लड़े और काफ़ी सफलता मिली हम लोगों को। 6 सीट पर हम चुनाव लड़े और 1 राज्यसभा, 7 सीट हम लोगों ने जीता। और जीता ही नहीं बल्कि हमारे जो उम्मीदवार जीते, किसी को भी 52% से कम वोट नहीं आया। पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी नंबर 1 की पार्टी रही। जितना ही सीट पर हम जीते, परसेंटेज ऑफ वोट सबसे अधिक लोक जनशक्ति पार्टी को मिली। तो हम लोग एहसानमंद थे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के, जो जिनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री जी का नाम तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान नहीं विश्व में उनका नाम है, और आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी इंडिया में हुआ नहीं। पहला व्यक्ति है जो विश्व स्तर पर जिनकी ख्याति प्राप्त हो। तो हम लोग की एक राय थी, पार्टी में जितने भी हम लोग थे, 6 सांसद हैं, जिसमें चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 5 सांसद हम लोग थे। 5 सांसदों की राय थी। उसमें एक विधायक भी हमारे दल में थे, एक एमएलसी भी हमारे दल में थे, और प्लस जितने भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन लोग थे। आम लोग मास की राय ये थी, 99% लोगों की ये राय थी कि हम लोकसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन के तहत लड़े हैं, इसलिए विधानसभा का चुनाव भी हम एनडीए गठबंधन के तहत लड़ें। लेकिन नतीजा ये हुआ कि एक बाहर का लड़का भी वहाँ बैठा हुआ, जिसका नाम आप लोग भी जानते हैं, वो बनारस का रहने वाला है। उसके हस्तक्षेप से वो नतीजा ये हुआ कि अकेले चुनाव लड़ने की नौबत बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी की हुई और चिराग पासवान ने फैसला किया कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगा। और अकेले चुनाव 134 सीट पर उन लोगों ने पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और उसने ये भी कहा कि हम राम भक्त हनुमान हैं, भाजपा के खिलाफ में हम अपना उम्मीदवार नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं, और वहीं पर नीतीश कुमार को हम जेल भेजेंगे। ये 2 तरह की बात हुई। और नतीजा उसका क्या हुआ कि लोजपा का जो ग्राफ था, जो बिहार में लोजपा 4थे नंबर की पार्टी थी, आरजेडी, जनता दल यू और भाजपा और लोजपा, ये चारों का वहाँ चल रहा था। नतीजा ये हुआ कि हम 10वें पैदाम पर चले गए। लोजपा की स्थिति खराब हो गई। हमारा एक जो एमएलए जीता भी, क्योंकि हमारे दल का नहीं थे, वो दूसरे जगह से आए थे। चुनाव सैंबुल हम लोगों ने दिया और चुनाव जीते, और तुरंत चुनाव जीतने के बाद वो जनता दल यू में चले गए। नतीजा हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। और नतीजा हुआ कि सभी सांसद और विधायक जितने भी लोग थे, इन लोगों की सहमति से काफ़ी नाराज़गी हुई। और उसमें भी ये हुआ कि ठीक है, नीतीश कुमार जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार दे रहे थे। भाजपा को आपने कहा कि हम भाजपा के हनुमान हैं, लेकिन भाजपा के भी 6 सिटिंग सीट पर लोजपा ने अपना उम्मीदवार दिया। जैसे उसमें राघोपुर है, उदाहरण के लिए उसमें भागलपुर है। अब ये सब जगह विपक्ष के उम्मीदवार चुनाव जीत गया। तो आप एक तरफ कह रहे हो कि भाजपा के हम राम भक्त हनुमान है, दूसरी तरफ भाजपा के खिलाफ ही उम्मीदवार दे रहे हो। नतीजा ये हुआ कि आज तक का इतिहास है,
विश्व में ऐसा नहीं कभी देखा गया है कि जो उम्मीदवार अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो अपने उम्मीदवार को चाहता है कि हमारे दल में 10 को 20-25 MLA जीते। पहली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है जिसने कहा कि हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन नीतीश कुमार को बर्बाद कर देंगे। नीतीश कुमार तो बर्बाद नहीं हुए, फिर बिहार के मुख्यमंत्री हुए, लेकिन लोजपा बर्बाद हो गई और लोजपा में प्रजातंत्र समाप्त हो गया। तो ये उस समय क्यों नहीं उठी आवाज़ें? जो लोजपा सभी लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी गई। मैं तो वही कह रहा हूँ कि लोकतंत्र खतरे में था। लोजपा में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। एक व्यक्ति एक का सिद्धांत हो गया, एक व्यक्ति जो चाहा वही हुआ। नतीजा हुआ कि उसका चुनाव हारने के बाद स्वतः होता है कि जो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव हारता है तो वो चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, इस्तीफा करता है। नैतिकता के आधार पर लोग इस्तीफा देता है, तो वो भी इन लोगों ने नहीं किया, इस्तीफा भी नहीं दिया और उल्टे वो आरोप लगा दिया कि जो संगठन के लोग थे इसके चलते हमारी हार हुई। नतीजा ये हुआ कि जिला अध्यक्ष की कमेटी, स्टेट कमेटी सबको उन लोगों ने भंग कर दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज 9 महीना करीब चुनाव का हो चुका है और अभी तक स्टेट कमेटी का बिहार में गठन नहीं हुआ। तो उसमें पार्टी में प्रजातंत्र समाप्त हो चुका था, तानाशाही व्यवस्था थी। उसके खिलाफ तमाम सांसदों ने हमसे कहा भाई ऐसी बात है कि पार्टी अब समाप्त हो रही है, पार्टी को किसी तरह से बचाइए। पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित, पिछड़ा, अक़लियत, अति पिछड़ा, ऊँची जाति के जो गरीब लोग थे उसके उत्थान की बात करते थे, उसके हिमायती थे। वो खतरे में पड़ गया। आज़ादी जैसे खतरा में पड़ता उसी तरह पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने लगा। अंत दुखी मन से मजबूरन हम लोगों को पार्टी बचाने के लिए फैसला लेना पड़ा। लोग कहता कि पार्टी टूट गया, नहीं, पार्टी टूटी नहीं, पार्टी के टूट से हम बचाने का काम ये किए। और अभी बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी तो कहीं गुट नहीं है, एक तरफा लोक जनशक्ति पार्टी है। और माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा हम लोगों के द्वारा जो आवेदन दिया गया था, 100 शरीर हम लोग मिले भी उनसे, वो सभी सांसदों की बात सुने। मजबूरी हम लोगों ने अपने बताया कि भाई पार्टी में लोकतंत्र कायम नहीं है, इसलिए आप नेता परिवर्तन करिए। प्रजातंत्र की ये गरिमा है। प्रजातंत्र में देखा जाता है कि नेतृत्व परिवर्तन कोई पार्टी में टूट नहीं होता है। तो नेतृत्व परिवर्तन की बात हम लोगों ने किया और लोकसभा माननीय अध्यक्ष जी के सचिवालय से 14 तारीख के शाम में जाके नोटिफिकेशन हुआ कि संसदीय दल का नेता अब चिराग पासवान जी नहीं रह करके 6 सांसद के संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी होंगे। अभी इसका तो फैसला होना बाकी है, जनप्रतिनिधि जहाँ हैं उसे पार्टी माना जाए या कार्यकर्ता माना जाए। लेकिन इस बीच आगे क्या योजना है? पार्टी को देश भर में फैलाएं या बिहार को पहले ठीक करें? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी, बिहार तो हमारा गढ़ है ही पूरे देश में। आपको पता होगा कि जब स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे तो हिमाचल प्रदेश में भी हमारा विधायक हुआ करता था, राजस्थान में भी हुआ करता था, यूपी में 16 विधायक हुआ करते थे। तो पार्टी का संगठन आज भी पूरे देश में है। बिहार में बृहद रूप से है, लेकिन पूरे देश में हमारा 32 या 31 स्टेट है। सभी स्टेट में हमारा स्थित प्रेसिडेंट है। दलित सेना पार्टी का गढ़ है, दलित सेना पार्टी के रीढ़ है। तो पूरे देश में हमारे पार्टी का संगठन और दलित सेना का संगठन है। और एक सप्ताह के बाद जब ये सब मामला जो चुनाव आयोग के यहाँ लंबित है वो सब जो क्लियर हो जाएगा, हम पूरे देश के पैमाने पर पार्टी और दलित सेना के संगठन को मजबूत रखें। कभी कभी ये सवाल आता है कि इतने बड़े नेता है, पार्टी बिहार में इतनी मजबूत स्थिति में है, फिर भी हम अपने मुँह से सरकार नहीं बना पाए या सरकार में नहीं। वो तो सरकार, देखिए, सरकार बनानी तो बहुत दूर की बात है। सरकार जो बनती है, पार्लियामेंट है या विधानसभा है, विधानसभा और पार्लियामेंट में संख्या का खेल है। जिसके पास में जितने अधिक विधायक होंगे, जिसके पास में जितने अधिक सांसद होंगे, मेरा सवाल वही है कि इतने विधायक उसी का मुखिया होगा ना। तो हमारे पास तो आज के तारीख में एक भी विधायक नहीं। आज की बात नहीं करूँ, जब से 2000 से पार्टी अब तक जब बनी है, हम देख रहे हैं कि हम विधानसभा में हम सरकार नहीं बना पाते। देखिए, गठबंधन का युग है, जान लीजिए भाई साहब। अभी भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे देश में विदेश में भी भाजपा का संगठन है, फिर भी गठबंधन से सरकार चल रही है, गठबंधन से चुनाव होता है। और लोजपा तो एक छोटी पार्टी थी कि एक स्टेट पर हमारा पूरा संगठन था। हमारे पास जो वोट बैंक था, मेरा वोट बैंक अस्थायी था, ट्रांसफरेबल था। ऐसा शायद हिंदुस्तान में किसी भी दल का नहीं होगा। जितना परसेंटेज वोट मेरा था, 7% वोट, पासवान जी, स्वर्गीय पासवान जी जहाँ भी चाहते थे
वो वोट ट्रांसफ़र होता था। इसलिए विपक्ष के लोग कहते थे कि पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं। ये बात सही है कि जब भी जिस दल में उनका गठबंधन हुआ वो वोट मेरा 100% ट्रांसफरेबल वोट था जो हुआ। आने वाला कुछ दिनों में पासवान जी का जन्मदिन भी है। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद किसको मिले? पार्टी यात्रा का नाम ही गलत रखा है मेरे हिसाब से, जो जहाँ तक मुझको जानकारी है। इस यात्रा का नाम आशीर्वाद यात्रा नहीं होना चाहिए। स्वर्गीय पासवान जी के श्रद्धांजलि सभा में ये होना चाहिए श्रद्धांजलि सभा। इसका नाम आशीर्वाद यात्रा नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए श्रद्धांजलि सभा। चूँकि मैं आपको एक बात बता दूं कि स्वर्गीय पासवान जी देश के इतने बड़े नेता थे, सेकंड अम्बेडकर माने जाते थे, लेकिन हम लोगों की गलती के चलते, कहिए हम लोगों की कमजोरी के चलते, पूरे देश में उनका श्रद्धांजलि सभा नहीं मनाया गया। इसलिए इस यात्रा का नाम होना चाहिए। यदि हम लोगों से राय लिया जाता तो मैं कहता कि सभा की जो यात्रा है, इस यात्रा का नाम होना चाहिए श्रद्धांजलि सभा। आप भी अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बड़े भाई थे आपके मार्गदर्शक। मेरा प्रयास है 5 तारीख को पटना में जो हमारा पार्टी कार्यालय है, एक नंबर व्हीलर रोड है, वहाँ हम लोगों की तरफ से तैयारी हो रही है। चूँकि कोरोना का भी एक प्रॉब्लम है, फिर भी हमारी तैयारी हो रही है। और पासवान जी इतने लोकप्रिय नेता थे कि मेरे नहीं कहने पर भी पूरे बिहार से काफ़ी संख्या में लोग उस दिन आएंगे 5 तारीख को, आके श्रद्धासुमन उनको अर्पित करेंगे। क्या कोई उम्मीद बाकी बची है कि चाचा भतीजा एक हो जाएं, या पार्टी में जो सिद्धांत थे? वैसा व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार कीजिए, भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। अभी बंगले में एकाधिकार किसका होगा ये फैसला हो ही जाएगा, लेकिन की बात है, समय बताएगा कि उस पर किसका क्या होगा, नहीं वो समय का इंतजार करिए। बिल्कुल बंगले में अधिकार किसका होगा ये कुछ दिनों बाद साफ हो पाएगा। लेकिन इस बीच जो आशीर्वाद यात्रा है उसके बारे में भी पशुपति जी ने कहा कि ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होना चाहिए। इतने बड़े नेता थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होना चाहिए था, न कि आशीर्वाद यात्रा का। और साथ साथ विधानसभा चुनावों पर भी हमसे खुल करके बात की। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।